नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। इलेक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के सुर ऐसे बदल रहे हैं कि कल किसी की टिप्पणी थी कि जिसने झूठ पकड़ने वाली मशीन बनाई थी, अगर वो आज होता तो बेचारा या तो खुदकशी कर लेता या तो फिर कह देता कि मैंने जो मशीन बनाई है वो आम लोगों के लिए है, खास लोगों पर वो चलती नहीं है। कल मोदी जी ने कहा कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करने लगूंगा उस दिन सार्वजनिक राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब इस कथन का मतलब मेरे सिर्फ इतना समझ में आया कि वो कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम ना करूं तो मुझे राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। अब मेरी समझ अपने तरीके से काम करती है, लेकिन हमारे मित्र अशोक वानखेड़े जी जो हैं वो चीजों को और कई एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सर, बनारस में श्याम रंगीला जैसे आदमी को, जिसके बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जमानत नहीं बचने वाली है वहां से, उसको आखिरी पॉइंट तक लटकाए रखना और बयान देना कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, जो घुसपैठियों वाला बयान था या ज्यादा बच्चों वाला बयान था वो गरीबों के लिए बयान था। ये सब क्या है? मतलब एक तो इतने सारे इंटरव्यू, मुझे लगता है कि गोदी मीडिया में कोई नहीं बचा होगा। आपका आपका जो आग्रह है वो तो स्वीकार नहीं करते कि हम दोनों अशोकों में से किसी अशोक को वो इंटरव्यू दे दें, लेकिन उधर का कोई ऐसा नहीं बचा है जिसको उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया होगा। तो एक तो इतने सारे इंटरव्यू और इतनी सारी बातें, क्या मतलब, अगर आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते तो इसको आप कैसे देखते? घटिया सवाल नहीं है, लेकिन जस्ट पूछ नहीं लिया नहीं आपसे। यदि नहीं नहीं एक तो नहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होना बुरी बात नहीं है सर। भारतीय जनता पार्टी खुशबू ठाकरे, अटल जी, अडवाणी जी वाली देख लीजिए। हो सकता है आपकी विचारधारा मतलब संघ की इतनी हार्डकोर लाइन में भी अटल जी ने सॉफ्ट लाइन चलाई थी। ऐसे भी लोग थे भाजपा में बहुत। सुषमा स्वराज भाजपा में थी, या मुरली मनोहर जोशी थे। जरूरी नहीं कि सब इतने हार्ड लाइनर थे। सवाल विचारधारा का नहीं है। अशोक जी, आपकी और मेरी विचारधारा क्या हो सकती है? हमारी कांग्रेसी विचारधारा बिल्कुल नहीं है, हमारी संघ की भी विचारधारा नहीं। हमारी विचारधारा कल्याण की विचारधारा है, जहां आम आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व हो और देश खुशहाली में रहे। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं संविधान चाहिए। संविधान हमारी विचारधारा है, जो उसका संविधान हमारी पालना करे वो विचारधारा है। हमारा है, संविधान और के जो हिसाब उसके से आप खिलाफ जाए करिए। हम उसके खिलाफ हैं। बिल्कुल। आप सलाखों में संविधान हमारी विचारधारा है बहुत। और संविधान अंतिम व्यक्ति की बात करता है। संविधान नीचे वाले की बात करता है। संविधान करोड़पति और अब्जपति की बात नहीं करता। सर्व जाति सर्व धर्म की बात करता है, दलितों की और सवर्णों की उतनी ताकत से बात करता है। वो मेरा संविधान है और मैं उसके साथ खुश हूं। तो जो संविधान और ये सत्ता में आते से ही इन्हें इतना दम्भ हो जाता है कि ये संविधान के साथ खेलने लगते हैं, और वहीं से फिर हमारा विरोध शुरू होता है और फिर हम देशद्रोही हो जाते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो। यदि मैं बीजेपी का आज होता तो मैं वही करता जो बीजेपी का कार्यकर्ता कर रहा है, वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। और ये जान रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने जो आज तक का इंटरव्यू दिया, एक बार आपसे फिर से ध्यान से सुनिए आप इसको। मुश्किल काम है उसको पूरा सुनना। नहीं नहीं नहीं, बीच में ध्यान से सुनिए भाई साहब। इसमें इतना व्यंग मिलेगा आपको। एक अदाकारा कैसी होती है, देखिए एक्टिंग कैसी होती है। मैं तो अभी ये जो एक्टिंग स्कूल है, एनएसडी, फिल्म इंस्टीट्यूट, बेरी जॉन वगैरह जो बड़े बड़े नाम है, इन्होंने ये सारे एपिसोड दिखाने चाहिए स्टूडेंट को। दिस इज कॉल्ड एक्टिंग। कैसा इमोशन कैसे व्यक्त करता है आदमी। गंगा माँ कैसी उसको बुलाती है, कैसा रोया जाता है, कैसा पॉज लिया जाता है। बेहतरीन अदाकारा। दिलीप कुमार, फिलिप कुमार सब फेल है उनके सामने, जीरो है बिल्कुल। तो वो जो इंसान है वो एक जगह बोल गया जो बोलना नहीं चाहिए था। वो कहता है कि दूसरी बात ये है, फिर एक लंबा पॉज लेते हैं और फिर ऐसे किनारे पे खड़े हुए लोग जो हाथ हिला रहे उनके तरफ देख के मोहतरमा क्यों कहते हैं। ये भाजपा नहीं है, इसके मायने बहुत है सर। ये जो लोग किनारे पे खड़े होकर मेरा अभिवादन कर रहे हैं, ये भाजपा नहीं है, ये मोदी के फैंस हैं। अब भाजपा की जरूरत नहीं है। मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी का मतदाता, मोदी का फैन। कहां भाजपा? कौन सी भाजपा? अभी तक हमने अटल जी की सरकार नहीं सुनी थी, भाजपा की सरकार सुनी थी। एनडीए की भाजपा सरकार की बेसिकली सरकार, कहा जाता है उसको। एनडीए की सरकार होती थी, घोषणा पत्र एनडीए का होता था। कभी अटल जी की सरकार या अटल जी का
गारंटी कभी नहीं रही। कभी अटल जी ने नहीं कहा मेरे चेहरे को देख के वोट दो। वो उम्मीदवार के लिए कहते थे, वो अपने पार्टी की विचारधारा के लिए कहते थे। तो जो नई नई बातें, मतलब वो जो इंटरव्यू आप बता रहे हैं कि मुसलमानों वाला, वो तो बहुत ही हॉरिबल है वो। और उसमें क्योंकि गोदी मीडिया है, जितने मोदी जी भावुक होते हैं उससे ज्यादा एंकरनिया भावुक होती है। बिल्कुल नीचे फिर पोछा लगाना पड़ता है, इतने आंसू बहते हैं। तो जब उनने कहा कि मैंने तो, मतलब उनने कहा कि आप मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हो। मोदी जी कह रहे हैं मुसलमानों के साथ आप अन्याय कर रहे हो, पत्रकारों को, पत्रकार महोदया। रूबिया लियाकत पत्रकार महोदया हाँ, खुद मुसलमान रूबिया है जी। जी को कहते हैं वो कि आप पत्रकारों के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, ये बोल के कि ज्यादा बच्चे मुसलमान पैदा करते हैं, ज्यादा बच्चे गरीबी की वजह से। सभी धर्म, मैंने तो गरीब, मैंने हिंदू मुसलमान नहीं कहा था, लेकिन रूबिया क्या, लियाकत जी की जबान सील हो गई है पूछने में, साहब आपने घुसपैठिया किसको कहा था? ज्यादा बच्चा पैदा करने नहीं, वाले ये घुसपैठी है। अगर अगर ये भी छोड़ दें अशोक जी, मैं आपको कभी टोकता नहीं हूं लेकिन आज टोक रहा हूं, अगर ये भी छोड़ दें तो वो पूरी पंक्ति ये थी कि कांग्रेस उन लोगों को सारा देश का पैसा दे देगी, आपका पैसा दे देगी जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो कांग्रेस गरीबों को पैसा दे देगी, इसमें क्या बुराई थी? नहीं नहीं, मैं तो उस नरेशन पे भी नहीं जाने वाला। वो तो अच्छा। क्योंकि क्या है, प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं और उनके वित्त मंत्री का जो इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू छपा है, इतना विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि ये जो करोड़पति है वो वेल्थ क्रिएटर है, उनके बारे में आप इतना क्यों बुरा सोचते हैं? हमारे यहाँ वेल्थ क्रिएटर इतने हो गए कि वेल्थ क्रिएट कर करके लेके जा रहे हैं बाहर। और वो वेल्थ कहां से क्रिएट कर रहे हैं? जिनका खून शोषण करके ले रहे हैं वो गरीबी रेखा के नीचे। हमारे देश की ज्यादा से ज्यादा, मतलब 2% लोगों के पास हमारी देश की 60% चीजें पड़ी हुई है। तो प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं वो, अच्छा उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे तो परमात्मा ने भेजा है। कि क्या मोहन भागवत वगैरह ये सब, अब इनको आज नींद से उड़ जाना चाहिए मोहन जी को। हाँ, संघ ने इनको प्रपोज किया था और बीजेपी ने इनको चुनाव नेता था, और वो सब भूल जाइए। उन्होंने कहा परमात्मा ने मुझे भारत भूमि ढूंढी, उन्होंने मुझे भारत भूमि पर भेजा और मुझसे अच्छा काम करवाने की। अजीब है, संकल्प देश लेता है, उसको शब्द प्रधानमंत्री देते हैं। सदन में प्रधानमंत्री कहते हैं कि 400 पार एनडीए होगा और 370 बीजेपी होगी। और उस दिन अपने कल कह रहे थे वो, तो मैंने तो 300 400 पार वगैरह मेरे कोई है ही नहीं। ये तो संकल्प देश की जनता ने लिया है कि मुझे 400 पार देना है। ये इनकी जिम्मेदारी है भाई, मेरी नहीं है। मैं तो भगवान से भेजा हुआ इंसान हूं। अब उनको, मुझे लगता है वो जो राय साहब ने कहा था राम जन्मभूमि वाले, ये विष्णु का अवतार है, जी। शायद प्रधानमंत्री जी अब ये मानने लगे और वो विष्णु का अवतार उन पे हावी हो। आध्यात्म की बात करते हैं, गंगा, मैं तो बनारसिया हो गया हूं। हर राज्य में जाते हैं, वहां बोलते हैं कि इस राज्य को नंबर 1 बनाऊंगा, कर्नाटक को नंबर 1 बनाऊंगा, तेलंगाना को नंबर 1 बनाऊंगा, महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाऊंगा। अरे बाबा, कितनों को नंबर 1 बनाएगा? नंबर 1 पे कितने लोग होंगे? आप ये भूल जाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक, आप ही खुद कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंडिया, आप जो बोलते हैं 2 मिनट के अंदर बाहर आता है। आपने कहा कि मैं मुस्लिम के खिलाफ बोलने वाला, यदि मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का नैतिक अधिकार नहीं। तो आपने क्या कहा कि मैं धर्म के ऊपर आरक्षण नहीं देने दूंगा, ओबीसी का आरक्षण मुसलमान को देने जा रहा है। आपने जब बजरंग बली पे बटन दबाने की बात कही थी, तब आपने क्या कहा था? आप जो बार बार 80-20 की बात करते हो, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हो, हलाल झटके की बात करते हो, ये क्या है? कपड़े देखकर पहचानने की बात करते हैं, कपड़े देखकर पहचानने की बात करते हो, टोपी की बात करते हो, खान पान की बात करते हो। जब ये बातें आप करते हो तो ये क्या करते हो? हिंदू मुसलमान नहीं करते आप। प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत, मतलब कई बार वो हमें, जैसा आपने कहा ना कि उनके हर डायलॉग को बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है और उसको तोड़ तोड़ के सुनना पड़ता है, तब उसमें से
बहुत सारी चीजें निकलती है। उनने ये कहा कि यदि मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो सार्वजनिक जीवन में रहने का मेरा नैतिक अधिकार नहीं। क्या कहा? नैतिक अधिकार नहीं। लेकिन वो सार्वजनिक जीवन में है, क्योंकि नैतिकता उन्होंने कब की डंप कर दी है। जब आप उनको कहोगे तो उन्हें बोलेगा हाँ मैंने तो कहा था, मैंने मना थोड़ी करा, मैंने कहा था ये नैतिक अधिकार नहीं है, लेकिन मेरी कोई नैतिकता नहीं है, तो किस पैमाने पे मैं अधिकार को हाँ या ना कहूं? अच्छे दिन आएंगे, किसके आएंगे कभी नहीं बताया था उन्होंने। ठीक तो बात। अडानी के आए, अंबानी के आए, तमाम भ्रष्टाचारियों के आए, व्यभिचारियों के आए। उनके अपने भी अच्छे दिन आए। उनके तो अपने दिन आज भाई, जब प्रधानमंत्री बनेगा आदमी तो अच्छे दिन तो आएंगे आएंगे। अमित शाह के बेटे के अच्छे दिन आए, अमित शाह जी के अच्छे दिन आए। तो ये आधा बोल के छोड़ देते हैं। तब परमात्मा ने उनको भेजा है, अब परमात्मा की इच्छा है, तो ये मशीन पे वोटिंग करने कोई मतलब ही नहीं है। यदि ये 370 पार आ गए तो वही लाइन लेंगे कि परमात्मा ने भेजा है मुझे। और जब परमात्मा ने मुझे भेजा है तो आप क्यों ये चुनाव करवाते हो बार बार? आप भगवान का अपमान करते हो, परमात्मा को चैलेंज देते हो कि तुमने मोदी जी को किस लिए भेजा। कितनी बार परमात्मा बताएगा कि मैंने अच्छे कामों के लिए भेजा है, उनको सत्ता में रहने दो। अब इसी परमात्मा के नाम पे अब चुनाव नहीं होंगे देश में। कम से कम 20 साल कोई चुनाव नहीं होंगे, चुनाव के खर्चे बहुत होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि चुनाव नहीं होंगे, बिल्कुल चुनाव होंगे, 20 साल बाद चुनाव होंगे। और 20 साल तक देश देखिए आप कहां जाएगा, विश्वगुरु बनेंगे। क्या करेंगे वो? अब उनकी जो भाषण है वो रिटायरमेंट का भाषण, मुझे उनमें एक आध्यात्मिक गुरु देख रहा था। भले ही अमित शाह जी ने कहा कि वो रिटायर्ड नहीं होंगे, लेकिन अब उनकी भाषा आध्यात्म पे गई है। अब ये आध्यात्मिक गुरु बन के वाकई हिमालय में जाके प्रार्थना करते हैं, वनवास वो क्या होता है, वन प्रस्थान करते हैं, वानप्रस्थ। या फिर आसाराम बापू बन के सत्ता में बैठते हैं। दो चीजें। देखिए हमारे अशोक जी, पास टाइम भौतिक, टाइम हमारे तो पास, बदल गया है। हाँ मैं जोड़ दूं इसको कि टाइम टाइम बदल तो गया बदल सर। गया है। मतलब योगी जो है वो भी क्या सत्ता में है, मजबूरी है प्रधानमंत्री बनने का प्रधानमंत्री सपना की? देख रहे हैं। 10 साल में मीडिया से दूरी बनाए रखने वाले प्रधानमंत्री हर आदमी को इंटरव्यू दे रहे हैं। बिल्कुल। पहले ग्रुप में इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर इंडिविजुअल इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे मानो सेल्फी ले रहे हैं। 4 लोग पहले सेल्फी लेते हैं, फिर एक एक आता है इंडिविजुअल, मैं लेना चाहता हूं अलग से आपके साथ। वैसे पहले ग्रुप में इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर इंडिविजुअल इंटरव्यू दे रहे हैं। और ऐसी जब क्या राम का नाम मजबूरी है? चल नहीं रहा है तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ऐसी क्या मजबूरी है? इतने इंटरव्यू देते हुए तो पिछले चुनाव में नहीं देखा था उनको मैंने। अब मजबूरी इसलिए है कि हार सामने दिख रही है। बात 370 की हो रही है, यहाँ 270 के लाले पड़े हैं। अभी तक जो चुनाव हुए 4 फेज में, करीब करीब 376 सीट्स निपट गई है। जी 376 में से इनके पास 203 सीटें थी, हाँ। और अभी बची हुई 165 163 में इनको 90 सीटें लेनी होगी ताकि पुराना आंकड़ा मेंटेन रहे। वो 90 कहां से आएगी और वो 203 में से कितनी खोई है? यदि इसका लेखा जोखा आप लोगे तो आपको ये 200 250 के नीचे समेटते हुए नजर आएंगे। फिर एक अमित एनडीए शाह का जी का फंदा कहना होता है है। कि 270 सीट आई है। अमित शाह जी का कहना है कि अभी तक 270 सीट आ चुकी हैं। मतलब इनके पास 203 थी, हम्म। जो सबसे बढ़िया चुनाव था इनका, जहां सारी की सारी सीटें इनके पास थी। अब 203 में 270 आई है, तो ये अमित शाह ही बता सकेंगे कि अभी 67 सीट्स और कहां से आई है इस पहले 4 फेज में। कौन से राज्य से आई है? तमिलनाडु से आई है, केरल से आई है, कहां से आई है ये वही बता पाएंगे। अच्छा, इंडिया गठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन बीच बीच में से दिल्ली में एक घटना हुई, स्वाति मालीवाल वाली घटना हुई है। और मैं आपको, आप दिल्ली देख पा रहे होंगे, दिल्ली में उस उत्साह से चुनाव, अगर नॉर्थ ईस्ट की सीट छोड़ दें जहां पर कन्हैया कुमार पूरी ताकत से लगे हुए हैं, उसके अलावा बहुत उत्साह दिख नहीं रहा है दिल्ली में चुनाव का। और स्वाति मालीवाल वाली घटना के बाद कहीं ना कहीं आप जो है वो बैकफुट पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा था केजरीवाल आएंगे और उसके बाद तूफानी सभाएं करेंगे, लेकिन अभी तक उनकी सभाएं वगैरह बहुत देखने में नहीं मिली हैं। आए हुए 3-4 दिन हो गए और ये एक कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। देखिए अशोक जी, ये बात भी कहने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी भी वन मैन पार्टी है।
वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो गई है। और वहां पे भी कव्वालों की टोली है, एक गाता है और बाकी ताली बजाते हैं। जो बोलने वाले लोग थे वो पार्टी से बाहर हो गए हैं। स्वाति मालीवाल को जब इन्होंने राज्यसभा दी, तो यदि व्यक्तिगत रूप से मुझे पूछा जाए, मेरा आकलन कि सही महिला को आपने राज्यसभा भेजा। वोकल है, जानती है, लड़ती है, जिस डिपार्टमेंट में रही उसने अपना प्रेजेंस दिखाया है। लेकिन पार्टी के बाकी लोगों की एक गले बात नहीं उतरी स्वाति का राज्यसभा जाना। स्वाति मालीवाल विदेश थी क्योंकि उसकी सिस्टर बहुत सीरियस बीमार थी और उसका एक मेजर ऑपरेशन होना था। और जैसे ही वो विदेश से वापस आ गई, इसी बीच में अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो गए। और जैसे वो विदेश से वापस आ गई, मैं आपको बताता हूं, लिटरली वो क्लूलेस थी करना क्या है। उसे पता था कि पार्टी संघर्ष कर रही है, तो उस संघर्ष में ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं उससे। अच्छा, उसे बताने को तैयार नहीं है कि आप आई है तो आपको ये काम करना है अभी। अब उसी दिन से मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जो ये मारपीट हुई है, ये तो बहुत ही निम्न स्तर का मामला हो गया। उसने पुलिस को फोन किया, बिल्कुल किया होगा, क्योंकि उसके तेवर है वो। जितना मैं मालीवाल को जानता हूं, उसके तेवर है। कोई हाथ उठाएगा तो वो तुरंत पुलिस को बुला लेगी। बाद में उसको रियलाइज किया, किसी ने बोल दिया होगा कि प्लीज आप पुलिस कंप्लेंट मत करिए, मामला बढ़ जाएगा। कम से कम इतना तो हुआ कि आम आदमी पार्टी ने माना कि ये हुआ है। बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में ये तो यहाँ डिफरेंस दिखा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, यहाँ ये हुआ है, गलत हुआ है, और हम इसको बड़े केयरफुली देख रहे हैं और हम इस पे एक्शन लेंगे। लेकिन किसी ब्यूरोक्रेट की या किसी पदाधिकारी की एक राज्यसभा के महिला उम्मीदवार पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसी हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर लॉबिंग चल रही है। केजरीवाल जी को अपने पार्टी के ऊपर ध्यान देना होगा, डिसीजन कलेक्टिव लेने होंगे, क्योंकि आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है। 50-60 साल बाद केजरीवाल का बेटा भी लड़ ले, केजरीवाल उसका भी बेटा लड़ ले, तो हम समझेंगे कि परिवारवाद हावी हो गया है। लेकिन अभी तो वो सभी लोग हैं। और सभी लोग दूर क्यों हुए? जो इस पार्टी में स्टार्टिंग में लोग थे, वो सब बाहर क्यों गए? कारण क्या है? कहीं ना कहीं एक आदमी की तानाशाही कारण हो सकता है। और जब तानाशाह ज्यादा भारी हो जाता है, तो उसके जो दाएं बाएं होते हैं, वो अपने आप को तानाशाह से बड़े, चाय से केटली गरम जिसको बोलते हैं, वो होते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में उनके स्टाफ ने मालीवाल पे हाथ उठाया। नहीं तो कोई भी राज्यसभा मेंबर किसी भी राजनीतिक दल के पार्टी में जाए, मालीवाल कल अमित शाह के ऑफिस में भी जाएगी और बोलेगी मुझे बात करनी है, और जबरदस्ती करेगी तो पुलिस को बुला लेंगे, महिला कांस्टेबल आएगी, उनको प्यार से निकाल देगी बाहर। लेकिन अमित शाह का स्टाफ उस पर हाथ नहीं उठाएगा, कोई भी राज्यसभा मेंबर हो, किसी भी राजनीतिक दल। ठीक बात। ये उनके पार्टी में हुआ, इसका मतलब उनको ये पता था कि इनके मारने पे कुछ नहीं होगा, आका खुश होंगे। बहुत सारे लोगों ने इसमें एक कॉन्स्पिरेसी है। और अरविंद केजरीवाल जी को इसको मात्र मालीवाल को मारा ये नहीं देखना चाहिए, उस कॉन्स्पिरेसी को देखना चाहिए कि मालीवाल पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की, इसके पीछे कौन लोग थे, किसने उसके लिए बैकग्राउंड बनाया, विदेश से मालीवाल आने के बाद उसका उपयोग क्यों नहीं किया गया। तो ये तमाम बातें हैं। आप एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपको एट द सेम टाइम अपने पार्टी में भी देखना चाहिए। आप पूरे दिल्ली की सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, आप अपने राज्यसभा मेंबर को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। वो मार खा के जा रही है महिला होने के बाद, महिला आयोग की अध्यक्ष रही। बताइए। नहीं, अगर ऐसे ही देखा जाए अशोक जी, तो कांग्रेस में भी कई सीनियर लीडर्स ऐसे हैं जिनका उपयोग नहीं होता हुआ दिख रहा है। यहां तक कि अजय माकन भी अभी फील्ड में दिखाई नहीं दिए हैं। और कांग्रेस का भी 3 सीटें वो लड़ तो रहे हैं, लेकिन बहुत लैक लस्टर लग रहा है सारा कुछ मामला। कोई बहुत मजबूती से, जैसे यूपी में हम देखते हैं, यूपी में देख रहे हैं कि सपा और कांग्रेस बिल्कुल दूध शक्कर की तरह घुल मिल के प्रचार कर रहे हैं और जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। और पूर्वांचल जैसी जगह पर भी, पूर्वांचल में भी कई सीटों पर मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है। लेकिन दिल्ली में वो चीज दिखाई नहीं दी, अभी तक मुझे तो नहीं दिखी है कम से कम। नहीं, आपने अजय माकन का नाम लिया। अजय माकन तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। जब वो अध्यक्ष थे और जब चुनाव था दिल्ली में, तो लंदन चले गए थे, चुनाव लड़ने को मना कर दिया था उन्होंने। आज वो कोषाध्यक्ष है। कोषाध्यक्ष का काम बहुत ज्यादा सीरियस हो गया इस बार कांग्रेस में, क्योंकि अकाउंट फ्रीज है और उसके बाद भी पैसे की व्यवस्था करनी है, तो बेचारे लगे होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन दिल्ली में उनका क्या इंटरेस्ट है? दिल्ली का यूनिट पूरी तरह से बर्बाद कर दिया कांग्रेस वालों ने। ये शीला दीक्षित की दिल्ली थी,
ये शीला दीक्षित ने लगातार 5 बार मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, 15 साल तक अनडिस्प्यूटेड राज किया और बीजेपी को पनपने नहीं दिया। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन शीला दीक्षित ने अपना वजूद बना रखा। क्या हो गया उस पार्टी को? जो लवली पार्टी छोड़ के गया उसको क्यों लाए पार्टी में वापस? और आने के बाद फिर आपने अध्यक्ष बनाया, फिर उसने चुनाव के बीच में अध्यक्ष पद छोड़ के पार्टी की किरकिरी करी। वो तो तब भी बीजेपी के पेरोल पे था और आज भी बीजेपी के पेरोल पे है। नहीं तो ऐसे क्रूशियल टाइम में पार्टी की किरकिरी नहीं करता। ये गैंगअप हो जाते 4-5 लोग। और दिल्ली पे शीला जी जाने के बाद कोई नेता पनपा नहीं। एक अनिल को, युवा को दिया आपने, वो गुर्जर था, अनिल चौधरी को काम करने नहीं दिया। या फिर अनिल चौधरी को लग रहा था कि उसके लिए कांग्रेस मतलब बैजू हो गया, बैजू जैसा कहेगा वैसे ही पार्टी चलाना है। एक तो ये राहुल गांधी की यहाँ आए दाएं बाएं जो बैठे हैं ना, उनको राहुल गांधी जब तक कंट्रोल नहीं करते तब तक पार्टी का हश्र ऐसा ही होगा। आज इस पार्टी की स्थिति ऐसी है कि राहुल गांधी चाहते हुए भी कई चीजें नहीं हो रही है पार्टी में, क्योंकि किसी को बोला तो बोलता कि मैंने तो उसको बोला था, उसने नहीं किया, उसने कहा कि उसने नहीं किया, उसने कहा उसने नहीं किया। जवाबदेही किसी की नहीं। राहुल गांधी की सिक्योरिटी देखने वाला आदमी यदि राहुल गांधी की राजनीतिक डिसीजंस पे हावी होने लगा तो फिर चल गई पार्टी। तो दिल्ली में तो ये कांग्रेस भगवान भरोसे है। कन्हैया लड़ रहा है, वहां पे चांदनी चौक में थोड़े से अग्रवाल साहब दम मार रहे हैं इतने बुढ़ापे में। बाकी सीट पे क्या है? बाकी आम आदमी पार्टी के यहाँ कांग्रेस कितनी एक्टिव है? जो मैंने महाराष्ट्र में देखा लड़ते हुए, उद्धव ठाकरे दिन रात इतनी हेल्थ की प्रॉब्लम होते हुए भी कांग्रेसियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, राष्ट्रवादी के लिए कांग्रेस प्रचार कर रहे हैं। शरद पवार की बुरी स्थिति होते हुए भी, इतनी उम्र होने के बाद भी वो कांग्रेस और वो शिवसेना के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो ये ट्रांसलेशन जो है नीचे तक होना चाहिए, और कांग्रेस में ये है नहीं। कांग्रेस को 3 सीट भी ज्यादा ही दी ऐसा लगता है मुझे आम आदमी पार्टी ने। ऐसा भी हो सकता है अशोक जी कि कांग्रेस और आपके बीच में दोस्ती जो है सबसे ज्यादा अननेचुरल दोस्ती है। मतलब अगर आप देखें तो आप कांग्रेस को खत्म करके ही आई थी और कांग्रेस का एक आप विरोधी रहा ही है, बीजेपी की बी टीम वगैरह बोलते रहे हैं। तो ये बहुत नेचुरल अलायंस है भी नहीं। पंजाब में अलायंस हुआ नहीं है, गुजरात में हुआ था और दिल्ली में हुआ है। देखिए, तो पंजाब में अलायंस इसलिए नहीं हुआ अशोक जी, पंजाब में अलायंस होते से ही वहां अकाली दल जिंदा हो जाता, अपोजिशन की स्पेस अकाली दल को मिलती। आप देखिए ना, पिछले विधानसभा में क्या हुआ बंगाल में, कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर ममता की मदद की इनडायरेक्टली, बीजेपी की, क्योंकि ममता तब बीजेपी से लड़ रही थी अपना वजूद बचाने की। तो ममता की सीटें बढ़ गई और बीजेपी की सीटें बढ़ गई और कांग्रेस और लेफ्ट जीरो हो गए। क्योंकि जो लोग ममता को पसंद नहीं करते थे उनको स्पेस ही नहीं बचा था, तो बीजेपी में चले गए। इससे सीख के उन्होंने इस बार इंडिया गठबंधन में होते हुए अलग अलग लड़ रहे हैं। वो बीजेपी को अपोजिशन का स्पेस देना नहीं चाहती। सेम बीजेडी ने और बीजेपी ने किया उड़ीसा में। यदि बीजेडी बीजेपी पैक्ट हो जाती तो कांग्रेस जिंदा हो जाती, जिसको बीजेडी ने खत्म कर दिया। वो चाहते थे कि कांग्रेस खत्म ही रहे, उन्हें बीजेपी को सामने सामने हो गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने यही किया, तो ये स्ट्रेटेजी के तहत है। लेकिन हाँ, कांग्रेस का यहां ना संगठन बचा दिल्ली में, ना कांग्रेस पार्टी बची है, ना नेता बचे हैं, ना कार्यकर्ता बचे हैं। जब चाहे तब जिसको चाहे दिल्ली का इंचार्ज बना देते हैं, जिसको कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। अध्यक्ष ऐसा बदलते हैं जैसे पत्ते के फेर पे बदले हुए हैं। जो सबसे करप्ट लोग हैं वही दिल्ली में मिलते हैं, इनको ईमानदार लोग नहीं मिलते। और जब दिल्ली में लड़ने के टाइम आता है तो माकवान जी भाग जाते। नहीं तो माकवान जी के लिए तो शीला जी के बाद दिल्ली खाली थी, वही अनडिस्प्यूटेड लीडर थे। लेकिन फिर उनको राजनीति रास्ते पे उतर के करनी होगी। अब राजनीति रास्ते पे हो गई है, राहुल गांधी जी को समझ में आ गया, वो रास्ता नाप लिया उन्होंने। अब आप यदि कैनॉट प्लेस के एक 5 स्टार होटल में ही बैठ के राजनीति करोगे, पूरे चुनाव में बैठ के कॉफी पे, और सिर्फ हिसाब लोगे कि वो कौन किधर गया कौन किधर गया, वो तो डूबना तय है। या लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट चाहिए, वो शीला जी में था। शीला जी तो सीधा उतरती थी, बाहर जाती थी। शीला जी कोई 5 स्टार से आपने घर से राजनीति नहीं करती, क्योंकि शीला जी को विरासत में मिला था। उन्होंने देखा था इंदिरा गांधी का भी इमरजेंसी के बाद जो उत्थान हुआ है वो कैसे हुआ। ऐसे ही तो हुआ सर। जब इंदिरा गांधी रास्ते पे उतर के रास्ता नापने लगी तो इमरजेंसी की जैसे खौफनाक चीज के बाद भी लोगों ने सर पे लिया उनको। यही दिल्ली का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ अपोजिशन
बीजेपी और आम आदमी है, कांग्रेस गायब हो गई। अच्छा, मुंबई पे लौटते हैं। दिल्ली की बात हो रही थी, वर्षा गायकवाड़ का इलेक्शन है और मैं इधर थोड़ा फॉलो कर रहा था वर्षा गायकवाड़ जी को। मैं एक ट्रेनिंग कैंप में उनके गया था, वहां मैंने सुना था बहुत तेज तर्रार लेडी है वो। और अभी उनका चुनाव है और उसी चक्कर में संजय निरुपम जी पार्टी छोड़ के भी शायद गए और सारा कुछ चल रहा है। महाराष्ट्र का एक ओवरऑल मैं चाहता हूं आपसे देकर आज की बात खत्म कीजिए। महाराष्ट्र पे आपसे बात ना करो तो लगता है बात अधूरी रह गई। और वर्षा गायकवाड़ पर आपको क्या लग रहा है, वहां की सीट पे आपको क्या नहीं, लग रहा वर्षा है? सीट निकाल लेगी ऐसा मुझे लगता है कि वर्षा क्योंकि के आपने सामने जो इन्होंने जमीन वाली जो आपने बात की वो मुझे वर्षा गायकवाड़ हाँ, में दिखी, जिस तरह से वो दिखता है। कार्यकर्ताओं को संबोधित इन्होंने कर रही थी। जी। उज्जवल निकम को उतारा है हम्म। वहां पे। वो बहुत जो हाई वकील प्रोफाइल थे। वकील है। कसाब का उन्होंने केस लड़ा था, तो वो राष्ट्रवाद का बिरयानी वाले तड़का लगाने का वकील। प्रयास कर रहे हैं कि ये हम्म। कसाब को लड़वाने वाले, कसाब को फांसी दिलवाने वाला वकील है। कसाब को फांसी हम्म। ही होनी थी, कोई और भी वकील होता तो। लेकिन होता बिल्कुल। क्या है, आपका लोग महिमा मंडन तब तक करते हैं जब तक आप शीर्ष पे होते हो। जैसे राजनीति हम्म। के कीचड़ में आप उतरते हो तो चींटे आपके पास आते हैं। तो अब उज्जवल निकम का भी कच्चा चिट्ठा खुलने लगा कि आपने कसाब का केस लड़ा लेकिन बाकी 3 केस क्यों छोड़ दिए, इस केस में क्यों बैकआउट हो गए, इस केस में आपने इसको मदद की। तो एक वकील की एक निजी जिंदगी भी होती है, और जब राजनीति में आप उतरते हो तो ये सारी लोग चिट्ठा कच्चा चिट्ठा खोल लेते हैं। और एकदम। फिर वो लोग लगातार लगातार वो बयानबाजी हो रही है कि जो करकरे की डेथ हुई, तो करकरे के हेमंत शरीर में करकरे। मिले हुए बुलेट्स, विजय वडेट्टियार ने कहा कि करकरे के शरीर में मिले हुए बुलेट्स कसाब के बंदूक से मैच ही नहीं करते थे। उसमें उज्जवल निकल में कहा कि गलत बोल रहा है और देशद्रोही है, और प्रधानमंत्री ने कहा कि कसाब का फेवर करने वाले लोग हैं। लेकिन वास्तविकता पोस्टमार्टम यही रिपोर्ट की यही कहती है, हम्म। ये तथ्य है। मुशर्रफ वाली किताब में भी बहुत डिटेल में ये सारी चीजें हैं। बहुत है इसमें, तथ्य है। तथ्यों पे कोई बात नहीं करना चाहता। और उज्जवल निकम ऐसा चुनाव लड़ रहे हैं जैसे मानो वो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। अच्छा। और यहाँ वर्षा गायकवाड़ जमीन से जुड़ी हुई है और तेज तर्रार भी है, तो मुझे वर्षा गायकवाड़ निकलती हुई नजर आती है वहां पे। मुंबई में एक सीट श्योरिटी है उनकी, वो भी इसलिए कि पूरा कारपोरेट सेक्टर लड़ रहा है उसके लिए। पीयूष गोयल, एक गारंटी वाली सीट है इनकी। बाकी सारी सीटें जो है एनडीए गठबंधन की फंसी हुई है, क्योंकि शिवसेना बहुत एग्रेसिवली मुंबई में लड़ रही है, उद्धव वाली शिवसेना। ये मुझे ओवरऑल महाराष्ट्र में मैंने कहा है कि ये तीनों पार्टियां जिस हिसाब से चुनाव लड़ रही है, और इधर 3 पार्टियां, एकनाथ शिंदे, बीजेपी, खासकर एकनाथ, शिवसेना और बीजेपी में तो वहां भयानक झगड़े, एक दूसरे को निपटाने की कसमें पब्लिकली बातें हो रही है, गोलियां चल रही है आपस में। ऐसे में मतदाता कैसा वोट ट्रांसफर होगा भगवान जाने। इसलिए एकनाथ शिंदे जो सीटें लड़ रहे हैं उसमें से 1 या 2 सीटें एक अपने बेटी की बचा ले तो बहुत बड़ी बात है, और एक सीट माड़व करके कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां उम्मीदवार ठीक ठाक है, शायद वो उम्मीदवार के भरोसे निकली तो वो 2 सीटें उनकी निकल जाएगी। अजित पवार की एक भी सीट निकल नहीं रही है चारों में से। सबसे ज्यादा डैमेज बीजेपी का, मतलब बीजेपी को महाराष्ट्र में होता दिखाई देता है मुझे। और महाराष्ट्र तोड़फोड़ इसलिए भी अभियान बीजेपी, मजेदार है क्योंकि महाराष्ट्र इसलिए भी सर मजेदार है क्योंकि 3 जो हैं तीनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मतलब फडणवीस तो देखते ही होंगे कि मेरे हाथ की चीज मेरे हाथ से निकल गई। अजित पवार बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिकली कह चुके हैं कि बेटे ने कहा कि कितनी बार उप मुख्यमंत्री बनोगे। और जो बेचारा गद्दी पे बैठा है वो तो बस गद्दी पे बैठा है, वो जानता है कि चारों तरफ तलवारें हैं, किसी भी दिन उसको हटा के गद्दी से इन दोनों में से कोई बैठ सकता है। तो वो भी तो एक मजेदार होगा ना इस चुनाव के बाद, मतलब एक बार विधानसभा वाला भयानक भी कुछ भयानक मामला हो मजेदार सकता है। होगा। इस चुनाव के बाद गठबंधन बना रहते नहीं रहते, प्रधानमंत्री जी का उद्धव के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर खोलना, उनके लिए विंडो खोल देना, कहना कि उद्धव उद्धव के लिए जब भी संकट आएगा तो मैं ही सबसे पहले भाग के जाऊंगा, बड़ा साहब के बायोलॉजिकल सन है वो, मेरी जिम्मेदारी है। शरद पवार को इनवाइट करना, ये सारी बातें यही बताती है कि उनको पता पड़ गया कि जिनके भरोसे वो चुनाव लड़ गए वो बिन भरोसे के, मेरा बिन पेंदे के लोटे निकले। और ये उनको इतना लेट समझ में आ गया, ये मुझे आश्चर्य लगता है। जो लोटा लुढ़कते लुढ़कते उधर से इधर आ जाए उसका पेंदा ही नहीं है। तो ये क्या गारंटी है कि आपके यहाँ पर ठहरा रहे हो, वो आपके यहाँ से भी लुढ़कते किधर चला जाएगा। तो सारी बातचीत के बाद जब महाराष्ट्र की बात हो रही है और जब प्रधानमंत्री जी के जेस्चर्स की बात अशोक जी ने की तो मुझे एकदम से प्रमोद महाजन जी याद आ गए
नए लोगों को शायद याद नहीं होगा, लेकिन पुराने लोगों को पता है कि प्रमोद महाजन क्या चीज हुआ करते थे। इलेक्शन खत्म हुआ था और इलेक्शन के शाइनिंग इंडिया पर इलेक्शन लड़ा गया था। उसके तुरंत बाद रिजल्ट आना अभी शुरू हुए थे। सुबह सुबह की बात थी, वो वर्जिश कर रहे थे अपने जिम में और एनडीटीवी के संवाददाता ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मूल अगर आ जाएगा तो सूद की व्यवस्था हम कर लेंगे और मूल तो आ रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी जो हैं उनके समझ में आ गया है कि आर पार का नारा चल नहीं रहा है और सूद की व्यवस्था में भी अभी से लग गए हैं। हालांकि अच्छी बात है, अच्छी होशियारी की बात है। एक पॉलिटिकल आदमी को भविष्य की तैयारी करते रहना चाहिए और अच्छी बात हम जैसों के लिए भी है कि भविष्य की तैयारी पर नजर रखनी चाहिए। अशोक जी तो रखते ही हैं, मैं भी कोशिश करता हूं। आज के लिए इतना ही, आगे भी हम बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अशोक जी। नमस्कार।